हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा आज का सेकंड वीडियो है। ड्यू टू संडे हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके और कल के मार्केट के लिए और आने वाले मार्केट के लिए हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो, मार्केट को हम समझ सकें और एफआईआई और डीआईआई किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है, वो अगर हमारी तैयारी अच्छी रहती है, होमवर्क अच्छा रहता है तो हम उसको भली भांति समझ सकते हैं। इसके लिए मैं जितना मैं समझ रहा हूँ उतना वीडियो आपको बना करके डिलीवर कर रहा हूँ। ये मैंने सब करंट अफेयर्स और जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज़ है और जो कंपनी के न्यूज़ आए, रिजल्ट्स आए, उसको कंपाइल करके मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को इसमें कमेंट डालें, कहाँ पे इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस हिसाब से मुझे बनाना है। अगर आपके दिमाग में कुछ और तरीका है तो आप मेरे को कमेंट डालिए, उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करके और नए वीडियो बनाने के बाद में डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आपको सब्जेक्ट के ऊपर लेकर के आता हूँ जिस हिसाब से सैटरडे को, मतलब कल G7 की मीटिंग हुई है। अब G7 के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो G7 के अंदर मैं आपको बताऊँगा यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है और जापान। मतलब ये एक G7 का बहुत बड़ा वेटेज है और उसमें मीटिंग के अंदर सभी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे। मैंने पूरा देखा है, लाइव भी देखा है। उसके बाद में जो एक्सपर्ट्स थे अलग अलग कंट्री के, सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स और इकोनॉमिक्स भी होते हैं, उनका व्यू रखते हैं वो मैंने कल सुना है। उस बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने एक सहमति जताई है कि वो 15% कॉर्पोरेट टैक्स वर्ल्ड के अंदर उस पर वो सहमत हुए। मतलब दे आर एग्री टू फ्लैट रेट, दैट इज 15% फ्लैट रेट पे कॉर्पोरेट टैक्स पे वो एग्री हुए हैं, जो कि अभी तक अनसर्टेन था या फ्लैक्चुएट। उसकी वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार करने के लिए प्रॉब्लम होता था, या जैसे आप अंडरस्टैंडिंग करें, मतलब इट विल बी ऑब्स्टिकल्स फॉर द वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा आपको, और उस जीएस आपको बता दिया मैंने। उसके बाद में मैंने कौन कौन से पॉइंट्स है वो बताऊंगा आपको मैं, उससे क्या इफेक्ट आएगा वो भी मैंने जो लिखा है आपको नोट डाउन किया है। वो G7 में एक्चुअल में ये डिस्कस हुआ है कि कोविड को लेकर के जो पिछले 1-1.5 साल से पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड की वजह से जो लोगों के डेथ हुई है उन्होंने उसके लिए संवेदना व्यक्त की, और उसके बाद में बिजनेस को और अपनी कंट्री के बिजनेस को कैसे रूटीन में लाना, कैसे बिजनेस बढ़ाना, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाना, कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करना जो आने वाले सभी कंट्री के लिए, पर्टिकुलरली G7 के लिए बेनिफिशियरी हो। तो उसमें जो डिसीजन लिए हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा आपको। उसमें फ्रेंच इकोनॉमी टू रिटर्न, उन्होंने क्या दिया है मीटिंग के बाद में, फ्रेंच के इकोनॉमिक्स ने ये बोला था, फ्रेंच इकोनॉमिक टू रिटर्न टू प्री कोविड लेवल बाय Q1 2022। मतलब 2022 तक जो फ्रेंच इकोनॉमी है वो कोविड के पहले के लेवल में आ जाएगी, ऐसा वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? ली मैरी सेज, JDD। ये आप देख सकते हैं, रूटर्स के अंदर से मैंने लिया था। उसके बाद में G7 मीटिंग, ऑल फाइनेंस मिनिस्टर एग्री टू सिंगल टैक्स सिस्टम्स, व्हाट आई एम सेइंग, एंड रिड्यूस टैक्स ऑन रिच कंट्री। अभी इसमें कुछ कंट्रियों को प्रॉब्लम था, रिच कंट्रियों के भाई, उसकी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स डला था। मतलब एक सिंगल फॉर्मेटिंग करेंगे वो सिंगल से टैक्सेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से रोटेशन फाइनेंस का और बिजनेस का जो है वो बढ़ेगा। उसकी वजह से फाइनेंशियल रोटेशन और बिजनेस साइकिल में पुशअप आएगा। उसके बाद में आपको थर्ड पॉइंट बताना चाहूँगा मैं, यूएस ट्रेजरी जेनेट येलन, यूएस ट्रेजरी, उन्होंने क्या कमेंट किया है? टेल G7 कीप स्पेंडिंग बिग कंट्रीज सेज इन्फ्लेशन विल पास, ग्लोबल टैक्स अटेंड्स 15% एग्रीमेंट। अब ये जो मीटिंग हुई G7 की, उसके ऊपर जेनेट एलन, जो कि पहले गवर्नर भी रह चुकी है फेडरल की, अभी वो फाइनेंस सेक्रेटरी है जॉय बाइडेन साहब की, तो उन्होंने कमेंट दिया है। जब इतनी बड़ी पोस्ट का आदमी कोई या लेडी कोई कमेंट देती है तो उसका वेटेज है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे। सर जी, मैं यही बोल रहा हूँ, माय फ्रेंड्स प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। वो ऐसा बोल रही है कि बिग कंट्री को उन्होंने एक इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया है। बिग मतलब डेवलपिंग कंट्री, ये सब बिग ही कंट्री है जो मैंने आपको बताया। कौन सी कंट्री? यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली एंड जापान, दे ऑल आर वेरी रिच कंट्रीज। तो उन्हीं को वो बोल रही है। वो डायरेक्ट नाम लेकर के नहीं बोलते हैं ऐसी पोस्ट के ऊपर, वो एक ऐसा हिंट देते हैं जो हमको समझने का होता है। सर जी,
मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, उन्होंने ये बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिंग करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें, खर्च करें, जिससे कि आपका भी रोटेशन बढ़ेगा और वर्ल्ड इकोनॉमी का भी साइकिल स्पीडअप पकड़ेगी। मतलब वो बड़ी कंट्री को ये बोल रही है आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को रिवाइव करें, एक्सपेंड करें, खर्च करें, गवर्नमेंट को भी इनडायरेक्टली है। और वो यूएसए तो इसमें लगा हो, जब वो दूसरों के लिए ऐसा बोल रहे हैं कंट्री के लिए, तो उनका खुद की जिस कंट्री में है यूएसए में, तो उसमें तो वो 101% इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बात भी हमको समझनी है। तो उन्होंने ये बोला है, ट्रेजरी यूएस की जो है जेनेट एलन, उनका ये मैसेज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने 15% फ्लैट रेट को लेकर के भी सराहना की है। बोला आपको ये सब बेनिफिट भी हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें और इसकी वजह से इकोनॉमी रिवाइव होगी और उसकी वजह से और भी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है उनको भी सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद में आऊँगा G7 ऑल्सो एग्री टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट जहाँ पे भी वर्ल्ड की मीटिंग होगी, कोई भी मीटिंग हो सर जी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उसमें कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के अगर कोई पॉइंट नहीं उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैं पिछले 2-2.5 महीने से, जब से मैंने यूट्यूब पे आया हूँ, मैं आपको ये बात रिपीट करता हूँ, कई दफ़े मैंने रिपीट करी है। तो उन्होंने इसके ऊपर भी एक मिशन, कार्बन इमिशन कर्व करने की बात करी है ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के। और उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि हमको इसको सभी कंट्री को बहुत रैपिडली अडॉप्ट करना है। अब आप समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बोलने का मतलब खाली हमको उन्होंने बोला और हमको सुनना ऐसा नहीं है, इससे हमको फाइंड आउट करना है कौन से सेक्टर में, कौन सी स्क्रिप्ट में, कौन से जगह पे एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कौन सी कंपनी के शेयर चलेंगे, वो इससे हिंट मिलता है। वही मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पे टेक्निकल और कैंडल स्टिक कोई काम नहीं करता। यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के लीडर ने बोला है। किसने बोला है? ये G7 के। और उसके बाद में फाइनेंस सेक्रेटरी अपने यूएसए के जेनेट एलन बोल रही है। वहाँ पे कैंडल और टेक्निकल इसकी बहुत ये सब चार्ट आपके बहुत पीछे रह जाते हैं, वो सब उसके बाद में बनेंगे सब, मैं ये बोल रहा हूँ। और अभी ये कल की ही बातें हैं, अभी न्यूज़ में आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, लगभग 8-10 दिन तक इस पर डिस्कस करेगा, चलता रहेगा। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, वो बात मेन है सर जी। इसमें जितना आप अपडेट रहेंगे जल्दी, उतना ज़्यादा इफेक्ट रहेगा आपको मार्केट में। उसके बाद में उन्होंने ऐसा बोला ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, अभी मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, उसमें गैसेस जो बनाती गैस की कंपनी, उनको बेनिफिट होगा ज़्यादा। उसके अंदर आपको अपने अदानी गैस आ गया, फिर अपने उसके बाद में गेल आ गया, उसके बाद में इंद्रप्रस्थ गैस आ गया, उसके बाद में आपको लिंडे इंडिया आ गया। ये जो भी कंपनी है, और सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसी बहुत सी कंपनी है, वो फाइंड आउट करने की अपन को, मेरे को जहाँ तक मालूम मैं बता दूंगा आपको। उसके अंदर जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना रही है जो कि कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को कर्ब करता है। मैंने आपको बताया था टैक्स में को अपने क्या बताया एलेक्सी था, उसके बाद में SCL टेक है, इन्फोसिस है, TCS, ये सभी इस पर काम कर रही है। बराबर है, तो ये ध्यान रखना है हमको। लेकिन अभी इसके लिए डायरेक्ट बाय कर लेना ऐसा नहीं है, लेकिन हमको दिमाग में रहता है कि इसके ऊपर एक्सपेंशन बहुत बढ़ने वाला है। ये सब जो बोलते हैं मीटिंग होती है उसके अंदर, क्योंकि ये सब सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्रीज है। उसके बाद में एक फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है और वो डिस्कस करके ही आते हैं वहाँ के PM या प्रेसिडेंट के साथ में। और मीटिंग पूरा होने के बाद में भी दे हैव टू ऑल्सो डिस्कस विथ जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वहाँ के पूरी रिपोर्ट मांगते हैं। वहाँ के PM हुए या प्रेसिडेंट हुए या चांसलर हुए, जो भी हुए, उनको रिपोर्ट करनी पड़ती है। मतलब ये टॉप लेवल की बात है जो कि मार्केट को, वर्ल्ड के मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, इंडिया को तो करेगी। उसके बाद में UK सेज ऑल स्टेक कॉन्ट्रैक्ट बिडर्स मस्ट कमिट टू 2050 नेट जीरो लेवल पे। अब उसकी मीटिंग के बाद में तुरंत आप सोचिए, मीटिंग के तुरंत बाद में G7 के बाद में UK, और UK के फाइनेंस मिनिस्टर, मैं आपको बता दूं, इंडियन बोर्न है, इंडियन बोर्न माय डियर। बहुत ज़्यादा उसका G7 के अंदर उसका वेटेज बढ़ा, जो उन्होंने बोला था वही प्रिडिक्ट हो रहा है। और ये उन्होंने सिंगल टैक्सेशन की बात भी उन्होंने G7 के पहले उन्होंने ही बात की थी। तो आप सोचिए, कल हाईलाइट में थे, 2 दिन से बहुत हाईलाइट में है, वो इंडियन बोर्न है माय डियर। तो यूके ने बोला है, सभी स्टेट को बोला है, मतलब कि आपको 2050 तक जीरो इमिशन करना है। आप सोचिए, यूके जैसी डेवलप कंट्री बोल रही है सभी को। मतलब क्या हुआ कि जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है उनको, और बहुत सी चीज़ों को जहाँ जहाँ पे कार्बन इमिशन था, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कर्ब करने के लिए और कार्बन इमिशन को कम करने के लिए उनको जो भी सिस्टम वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी हाउ, बाय हु कैन कुक, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको ये बात को ध्यान में रखने का, क्योंकि उन्होंने टारगेट दे दिया है। और इसके अंदर एग्रीमेंट हुआ है सर जी, एग्रीमेंट भी वर्ड यूज़ किया है, मस्ट कमिट टू एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बिड एंड कॉन्ट्रैक्ट।
अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब सभी स्टेट के साथ में, मतलब क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब 2050 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर जी, उसमें क्लोज लगे हुए होंगे, उसमें क्लोज ऐसे लगे हुए होंगे जिसकी वजह से उसके अंदर पेनल्टी भी लगी होगी। एक मिनट सर, बाद में आना, वो है गई अभी, मेरा वीडियो चालू हुआ प्लीज। तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब वहाँ पे क्लोज डाले होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज डाले हुए होंगे, उसके अंदर वो अपने क्या बोलते हैं पेनल्टीज इम्पोज करी हुई होगी। तो ये बातों को ध्यान रखना है, ये इतना इजी खाली कमिटमेंट नहीं हुआ, इसमें एग्रीमेंट हुआ है, मतलब हर कंट्री को हुक एंड कुक मैं आपको यूज कर रहा हूँ, मतलब समझ जाइए आप, उसके अंदर आपको करना ही पड़ेगा और डेडलाइन दे दी है 2050 तक। ये सब बातों को देखते हुए कार्बन एमिशन कंपनी के अंदर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट बाइसिकल की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। फिर आपको मैंने लिंडे इंडिया बताया, गैसेस की जितनी भी है और सॉफ्टवेयर में हमको निकालने की है, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसमें आपको इन्फोसिस आ गया, HCL टेक आ गया, लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि इसको बाकी जगह से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 10-15 दिन में, 12 दिन में, जब भी FII ये सब बात पॉइंट को नोट आउट करके रखती है, उनके एक्सपर्ट्स, उनके एनालाइज, और जब मुंह मिलता है उनको तुरंत वो उसको पिकअप करती है वहाँ से। तो यही पॉइंट होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं बताऊँगा आपको कि दूसरा, चाइना के अंदर भी आज ही मैंने पढ़ा आर्टिकल, उसके अंदर COP15 करके एक रूल बनाया है और एक एजेंसी ऐसी बनाई है उन्होंने, उसके अंदर एक मीटिंग हुई है अर्जेंट, आज की बता रहा हूँ मैं, आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने पढ़ा है, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले की बात है आर्टिकल। उसके अंदर उन्होंने सबको बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करने को बोला है, और वो तो बहुत रैपिडली काम कर रहे हैं चाइना का। अगर देखेंगे तो चाइना बायोडाइवर्सिफाइड मतलब यही कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर वो सभी कंपनियों को बाय फोर्स कर रहे हैं। उन्होंने भी आपको मैंने बता रखा, उनका पिक जो दिया है चाइना का कार्बन इमिशन का पिक दिया है 2030, और उनका जो जीरो कार्बन नेचुरलिटी दिया है उन्होंने 2060 तक का दिया है। ये हम ऑलरेडी बहुत दफ़े वीडियो में पीछे डिस्कस कर सके, तो ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं आपको आऊँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ला का एक रिपोर्ट आया है आज, रिपोर्ट टेस्ला का, वो रॉयटर्स के अंदर है। टेस्ला के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेस्ला मतलब इलॉन मस्क साहब, ही इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नाउ। फर्स्ट कौन है अपने इसके क्या बोलते हैं, अमेजॉन के हैं। अभी टेस्ला के आर्टिकल के अंदर ये बताया है कि चाइना का जो सबसे बिगेस्ट फॉल हुआ है, टेस्ला की जो कार्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका सबसे ज़्यादा पिछले 1.5-2 साल से ये टेस्ला की गाड़ी वहाँ काम हो रही, बहुत बड़े बड़े प्लांट डाले हैं इलॉन मस्क ने, तो उसका सबसे ज़्यादा शॉर्टफॉल हुआ है सेल का। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, अब इस बातों को लेकर के आप पिछले 1 महीने से मैंने आपको बताया था H&M, उसके बाद में नाइक, उसके बाद में आपको टेस्ला का भी प्रॉब्लम हुआ। एक लेडी ने शोरूम में जाकर के, मैंने बताया था आपको कितना नाटक किया था और पूरे वर्ल्ड में वो वायरल हुआ था वीडियो, टेस्ला को ये सब बदनाम करने की चाल थी उनको। उसके बाद में आप देखेंगे तो एडिडास को उन्होंने उनका बायकॉट किया, उसके बाद में कल परसों 1-2 कंपनी और भी उन्होंने उसका बायकॉट किया है। ये सब इंडिकेशन ये दे रहा है कि वो अपने डोमेस्टिक कंपनी को ही आगे लाना चाहती है, उनका ही प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, और बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनी है उसको वो बायकॉट कर रही है। किसी भी पॉइंट को लेकर के वो उसका बायकॉट हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। आप सोचिए ये बातों को, पिछले 15-20 दिन, महीने की बातों को मैं आपको लिंक अप करके बता रहा हूँ, वो बातों को हम रिमाइंड करेंगे तो हमको आज की बात के अंदर डेप्थ ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा समझने में हमको सहूलियत होगी। तो टेस्ला का जो चाइना के अंदर जो अपने सेल है वो आधे से भी कम हो गया, आधे से भी कम हो गया है। ये मई की रिपोर्ट है सर जी, मई की लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसको देखते हुए। दूसरा मैं आपको फिर एक पॉइंट बताता हूँ, कल एक मैंने आर्टिकल और पढ़ा है, इलॉन मस्क ने इंडिया को लेकर के बहुत एग्रेसिव बात करी है। अब आप ये बात को इससे भी लिंकअप करिए, चाइना में उनका नेगेटिव हो रहा है। हो सकता है इलॉन मस्क थोड़े टाइम में ऐसा भी डिक्लेयर करे, वो इतना इजी नहीं है उनके लिए कि वहाँ पे वो अपने प्लांट को क्लोज करे और पूरा का पूरा शिफ्टिंग इंडिया में करे, क्योंकि वहाँ पे 2-3 साल से उन्होंने बहुत बिजनेस कर लिया है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उनको, मतलब जियोपॉलिटिकल को लेकर के और पॉलिटिक्स को लेकर के, तो वो वहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। और इंडिया में उनको पूरी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से बोलो, हर एंगल से उनको सपोर्ट मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को बोलो, अपने जैसे बेंगलोर की तरफ से जो बेंगलोर गवर्नमेंट है कर्नाटका की, वो पूरा सपोर्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, ईच एंड एवरी ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, तो उनको सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो वो यहाँ पे ही रुझान ज़्यादा बताएंगे, इट बट नेचुरल, वो बिजनेसमैन माय डियर,
तो उन्होंने और भी कुछ बड़ा है वो कुछ प्रोजेक्ट लेकर के या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करके ऐसा कुछ करने के बाद में डिक्लेयर कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रामेटिकल पुशबैक दे सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो क्या देंगे वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हमको उस पर सोचना है, समझना है। अगर हम सोचेंगे तो हम कुछ ना कुछ क्लिक कर सकते हैं। तो आई एम ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क, आई एम ऑल्सो थिंकिंग दिस टॉपिक। आप भी सोचिए, अगर आपको कुछ हिंट मिलता है तो मेरे को भेजिए कमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं। इसको बता रहा हूँ आपको ये बात को लेकर के, तो ये मेरे को बहुत पॉजिटिवनेस दिख रहा है और इंडिया के लिए ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। ये मैंने आपको पॉइंट बताया, कल हमको मार्केट में और आने वाले मार्केट में, ये खाली एक वीक के लिए नहीं है, पूरे मार्केट के लिए ये सब इंटरनेशनल न्यूज़ और इंडिया की न्यूज़ जो हमको सपोर्ट करेगी, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। लास्ट में इतना ही बोलूँगा आपको, मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी एनालिसिस थी, अपनी स्टडी है, अपनी नोटिंग थी मैंने जो आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, और रेगुलर करता आ रहा हूँ और करूँगा मैं आपसे, ये मैं आपको वादा करता हूँ सर जी। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो अपन में एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियोस, ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको मेहनत कर करके निकाल करके बताता हूँ, तो आप इसमें अपना क्या पॉइंट है, कहाँ पे मेरे को किस हिसाब से ट्विस्ट करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो अपने कमेंट डालिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी जानना मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडियंस लोग मिल करके FII से और DII से फाइट करें। मेन FII है, उससे हम फाइट करें और मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। और अगर ऐसी तैयारी करके जाएंगे तो फिर एक बात ऐड करूँगा, उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है लेकिन स्क्रिप्ट डाउन नहीं जाती ज़्यादा, थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट टेकिंग करती है, क्योंकि गेम FII के हाथ में होता है 60-40 का रेशियो के हिसाब से। तो ये सिचुएशन में हमारी होमवर्क होगा, तैयारी होगी, तो 100% हमको प्रॉफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। हो सकता है हमको एक वीक में मिल जाए, 2 वीक में मिले, सेम डे मिले, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मिलेगा जरूर, ये मैं आपको बोलूँगा। आई एम डैम श्योर माई डियर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई डिटेल के साथ में। जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।